वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के सामने फिर से एक और नया सिद्धांत जिसका नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जो कि स्कीनर के द्वारा दिया गया था, आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। और आशा करती हूँ कि इससे पहले जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं, बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए, तो उन सिद्धांतों को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा। और ये जो आज का सिद्धांत है उसे भी गौर करके थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास नहीं है। एक कहानी की तरह है कि जैसे बिल्ली पर प्रयोग किया, किसी ने चूहे पर किया, किसी ने कबूतर पर किया, किसी ने किसी पर किया। तो इस प्रकार इसको अगर हम कहानी के रूप में भी याद करें तो ये चीज़ हमें आसानी से याद हो जाती है। और आज वाला जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है जो कि स्कीनर ने दिया था, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्कीनर ने। स्कीनर का पूरा नाम था यह है सिद्धांत B.F. स्कीनर। ठीक है, बी से है वुडरहस, एफ से है फ्रेडरिक, स्कीनर। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु कि यह सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्कीनर ने दिया था। बी से वुडरहस, एफ से फ्रेडरिक और स्कीनर। ठीक है, अब देखिए कि इस सिद्धांत के कुछ उपनाम है। ये उपनाम है इस सिद्धांत के, यानी इस सिद्धांत को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये नाम है, सबसे पहले है संघनात्मक अनुबंधन। इस सिद्धांत का दूसरा उपनाम क्या है? संघनात्मक अनुबंधन। दूसरा है ऑपरेंट थ्योरी, इसको ऑपरेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, ये तीन नाम, ये जो उपनाम है, इनके द्वारा भी क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये जो B.F. स्कीनर थे, ये अमेरिकी विद्वान। ठीक है, ये अमेरिकी विद्वान थे। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ये दो जानवरों पर दिया था। ठीक है, या जीवों पे दिया था। एक जीव था चूहा और दूसरा था कबूतर। एक पक्षी को भी इसमें इन्होंने शामिल किया था। तो देखिए कि इन्होंने जो पहला सिद्धांत था वो 1938 में दिया था, जो इन्होंने एक चूहे पर प्रयोग करके दिया था। ठीक है, उसी के जस्ट 5 साल बाद यानी 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग करके दूसरा सिद्धांत दिया। ठीक है, लिखते हैं इसको। इन्होंने यह सिद्धांत 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में चूहों पर और 1943 ईस्वी में कबूतर पर किया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। एक तो पूरा नाम भी पूछा जाता है, जिसमें इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो इसको आप ढंग से याद कीजिएगा। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ये दो जीवों पर प्रयोग करके दिया था। पहला इन्होंने प्रयोग किया था 1938 में, जो कि एक चूहे पर किया था, और दूसरा प्रयोग 1943 में किया था, जो कि एक कबूतर पर किया था।
अब देखिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक आवाज रोधी बॉक्स लिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत कोई आवाज नहीं जाती थी। अब ये आवाज रोधी बॉक्स ही लेना क्यों जरूरी था? ये जरूरी इसलिए था कि कोई भी जीव अगर उसको बाहर से आवाज आती है तो वो स्वतंत्र रूप से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए उस बॉक्स के अंदर कोई भी प्रकार की बाहर की आवाज नहीं जाती थी, ताकि अगर वो जीव कोई भी प्रतिक्रिया करना चाहे तो वो डरे ना या एक तरह से एक कोने में ना बैठ जाए, अपनी प्रतिक्रिया करता रहे, ठीक है। इसको मिटाते हम, फिर हम एक प्रयोग देखते हैं पहले वाला। देखिए ये एक आवाज रोधी बॉक्स है, ठीक है। इसको बोला जाता है आवाज रोधी बॉक्स, इसी को बोला जाता है क्रिया प्रसूत बॉक्स, ठीक है। और इसी को बोला जाता है स्किनर बॉक्स, ठीक है। अब देखिए इस बॉक्स में ये लीवर है, और ये जो दीवार थी, लीवर के पास की दीवार थी, इस दीवार को उन्होंने अलग रंग से पेंट किया था, ठीक है। और इस डिब्बे के अंदर ये जो बाहर निकला हुआ पाइप सा था, इसमें उन्होंने दाने डाल रखे, ठीक है। और अंदर चूहे को बिठा दिया। पहला प्रयोग मैं आपको बता रही हूं, अंदर किसको बिठा दिया? चूहे को बिठा दिया। अलग रंग की दीवार, ये लीवर, ये दाने हैं जो भोजन के रूप में उसके काम आएंगे, ठीक है। अब देखिए चूहे पर प्रयोग, ये 1938 में इन्होंने प्रयोग किया था। तो हम पहला प्रयोग पढ़ रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया एक बार ध्यान से समझिए, उसके बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक उन्होंने आवाज रोधी एक डब्बा बनाया। इस आवाज रोधी डब्बे को क्रिया प्रसूत बॉक्स भी कहते हैं, इसको स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, और उसके अंदर एक चूहे को बिठा दिया, ठीक है। उस चूहे को बिठाने से इसके साइड में ऊपर एक पाइप सा लगा दिया, जिस पाइप के अंदर दाने भर दिए गए, ताकि थोड़ा सा भी लीवर इधर उधर होते ही वो दाने निकल करके चूहे के पास आ जाए और चूहा उसको खा ले, ठीक है। अब ये जो दीवार थी ये अलग रंग की क्यों की गई थी? क्योंकि कोई भी जानवर होता है वो लाल रंग या कुछ अलग आकर्षित रंग, चमकीली दीवार बना दी गई थी इसको, कि चमकीली चीज देख करके वो जो जीव है वो कोई प्रतिक्रिया करे। अब इस चीज को, इस चमकीली जगह को, इस चमकीली दीवार को देख करके चूहा यहाँ पर प्रतिक्रिया करता था, और प्रतिक्रिया करते करते उसका पैर इस लीवर पे चला जाता था, और लीवर पे जाते जैसे लीवर नीचे आता था तो दाने जो थे जो भोजन के रूप में नीचे आकर के गिर जाते थे और चूहे का पेट भर जाता था, ठीक है। ऐसे उसने एक दो बार किया, लेकिन बार बार यहाँ जाने से, बार बार लीवर पर इसका पैर लगने से या उछल कूद करने से, लीवर नीचे हटने से दाने आ जाते थे। तो चूहे को ये समझ में आ गया था कि
अगर मैं इसको खींचता हूँ या ये चीज खींची जाती है तो यहाँ से मेरे को भोजन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया करने से प्रसूत यानी जन्म होना। प्रसूत क्या होता है? जन्म होना, यानी कोई भी क्रिया करने से उस नई चीज का आ जाना या भोजन का प्राप्त होना ही इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कि इससे पहले हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े उसमें हमने देखा है कि पहले उद्दीपक रखा जाता है, यानी भोजन रखा जाता था, भोजन को देख करके जीव प्रतिक्रिया करता था। लेकिन इस सिद्धांत में हम अलग पढ़ेंगे। स्किनर ने पहले क्रिया की, उसके बाद किसी भी प्रकार का प्रसूत यानी जन्म हुआ। ठीक है, अब देखिए कि क्रिया करने के बाद उसको नई चीज प्राप्त हुई, नई चीज का जन्म हुआ, इसीलिए क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। इसके अंतर्गत एक चीज और है कि कोई भी जीव अगर प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करने के बाद अगर उसे प्रोत्साहन मिल जाता है, भोजन प्राप्त होना, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रोत्साहन मिलना। तो जैसे ही प्रतिक्रिया करता है और उस भोजन को, उस चूहे को भोजन मिल जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है, तो वो और प्रतिक्रिया करता है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव क्रिया करता है, अगर उसको हाथों हाथ प्रोत्साहन नहीं मिलता तो वो क्रिया करना बंद कर देता है, और क्रिया करना बंद कर देगा तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी जीव हो या व्यक्ति हो, अगर वो कोई क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, तो उसको हाथों हाथ प्रोत्साहन या मनोबल मिलना चाहिए। हाथों हाथ प्रोत्साहन या मनोबल मिलने से वो जीव या व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये दूसरा प्रयोग है। ठीक है, इसका भी नाम यही है, आवाज रोधी बॉक्स, क्रिया प्रसूत बॉक्स या स्किनर बॉक्स। ठीक है, ये दूसरा प्रयोग था 1943 में। कबूतर पर प्रयोग। ठीक है, अब उन्होंने इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया। फेरबदल क्या किया कि कबूतर जो होता है वो रोशनी से अधिक आकर्षित होता है, तो इस दीवार पर उन्होंने थोड़े से छेद कर दिए और उस छेद के अंतर्गत उन्होंने इस टॉर्च के द्वारा क्या पहुंचाई? रोशनी पहुंचाई, यानी प्रकाश पहुंचाया। और इस प्रकाश से यहां जब रोशनी जाती थी ये लीवर है, और ये कबूतर के दाने, भोजन। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने फेरबदल क्या किया? फेरबदल ये किया कि यहाँ तो वो अलग रंग की दीवार थी, क्योंकि यहाँ छेद किया गया, यहाँ छेद करता था चूहा, उस छेद को काट के कुतर के बाहर निकल जाता और बाहर का उसे सुनाई देता है। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर प्रकाश उन्होंने अंदर की तरफ दिखाया ताकि उस प्रकाश से आकर्षित होकर के
कबूतर जो है यहाँ प्रतिक्रिया करे और यहाँ प्रतिक्रिया करते करते उसका पैर या वो खुद इस लीवर पे आ जाए, और जैसे लीवर नीचे होता था तो दाने जो थे, जो उसका भोजन था, वो आकर के गिर जाते थे और उसको कबूतर खा लेता था। यानी कि वो क्रिया करता था और क्रिया करने से भोजन का जन्म हुआ। भोजन का जन्म कैसे हुआ? क्रिया करने से लीवर पे बटन गया, लीवर पे इसका पैर गया और लीवर बटन नीचे आते ही उसका जो दाना था, उसका जब भोजन था, वो बक्से के अंदर आ गया और कबूतर ने उसको खा लिया। यानी कि जैसे भी उस जीव ने क्रिया की, क्रिया करते ही उसको मनोबल मिला, प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन या मनोबल की जगह हम बोलेंगे कि उसको भोजन मिला, और भोजन मिलते ही वो दोबारा उस चीज को करने के लिए प्रयासरत रहा, और प्रयासरत रहने के कारण ही उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। यानी कि इस बॉक्स के अंतर्गत जो उसने प्रयोग किया था, उस प्रयोग के लिए स्किनर जो था, जो प्रक्रिया स्किनर दिखाना चाहता था, वो उसको प्राप्त हो गई, क्योंकि इस कबूतर ने क्या किया था? भोजन प्राप्त करने के लिए क्रिया किए थे, और क्रिया से क्या हुआ? प्रसूत यानी जन्म हुआ किसका? भोजन का। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये और सिद्धांतों से थोड़ा हटके है कि उसमें क्या किया था हमने? पहले भोजन दिखाया था। भोजन दिखाने से सभी ललचाते हैं, लेकिन बिना दिखाए जो ललचाता है उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज थोड़ी अलग है। ठीक है, तो ये दो प्रयोग है। ये है पहला प्रयोग, प्रयोग प्रथम। दूसरा प्रयोग, प्रयोग द्वितीय। ये क्वेश्चन गाइस बार बार आता है कि स्किनर ने किन जीवों पर प्रयोग किया था, और इन जीवों के नाम आपको याद करने हैं कि उन्होंने दो जीवों पर प्रयोग किया था। पहला किया था चूहे पर और दूसरा किया था कबूतर पर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बीच में ये चीज आएंगी, तो आपको एकदम थोड़ा ध्यान से इसको देखना होगा। अब इसको हम डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, आपके समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने आपको प्रयोग पहले समझा दिया, तो अब अधिक ज़्यादा समझने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। स्किनर ने 1938 ईस्वी में चूहे पर तथा 1943 ईस्वी में कबूतर पर प्रयोग किया, और प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकाला कि या निष्कर्ष प्राप्त किया कि यदि किसी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए अगर किसी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए भी किसी ऐसी अनुक्रिया
किसी ऐसी अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्राणी एक सेकेंड, लेकिन बिना उद्दीपक दिखाए भी किसी ऐसी अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जीव या प्राणी को क्रिया करते ही प्रोत्साहन मिले, अन्यथा वह क्रिया करना बंद कर देगा, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती, ठीक है। इसके लिए इन्होंने दो प्रकार की, इसी के साथ लिख देती हूं मैं, इन्होंने दो प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख किया है। इन्होंने यानी स्किनर ने दो प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख किया है। पहली है प्रकाशित अनुक्रिया। पहली क्या है? प्रकाशित अनुक्रिया ये क्या होती है? देखिए, जब प्राणी, मैंने आपको बताया कि प्रकाशित अनुक्रिया का अर्थ है कि जैसे भोजन पहले दिखा दिया जाए, भोजन दिखाना या भोजन की स्मेल पहले करना, जिससे वो उद्दीपक का कार्य करे और जो जीव है वो भोजन देख कर करके और उसकी प्रतिक्रिया करे, यानी प्रकाशित, उस चीज को दिखा करके, उजागर करके कोई प्रक्रिया करवाना किसी जीव से, वो है इसके अंदर। जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक होता है और वह उस उद्दीपक से प्रभावित होकर किसी प्रकार का व्यवहार करे। यह व्यवहार करता है तो
वह प्रकाशित अनुक्रिया या इसको बोलते हैं एसआर सिद्धांत होता है। अब ये एसआर सिद्धांत क्या होता है? देखिए मैंने आपको पहले बताया था एसआर या आरएस। देखिए एसआर होता है, एसआर यानी पहले स्टिमुलस और फिर रेस्पॉन्स, यानी पहले स्टिमुलस यानी उद्दीपक, पहले उद्दीपक दिखाया जाता है और फिर क्या होता है, फिर प्रतिक्रिया होती है, रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो इसको ये प्रकाशित अनुक्रिया हम इसको बोलेंगे, जिसको हम एसआर थ्योरी बोलते हैं। एसआर यानी स्टिमुलस, पहले उद्दीपक और फिर रेस्पॉन्स यानी फिर उसकी प्रतिक्रिया, किसी प्रकार का व्यवहार दिखाना। ठीक है, तो प्रकाशित अनुक्रिया आपको समझ में आ गई कि कोई भी उद्दीपक दिखाया जाता है पहले और उसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव कोई भी प्रकार का व्यवहार करता है, तो उसको बोलते हैं प्रकाशित अनुक्रिया या फिर एसआर थ्योरी। ठीक है, ये दूसरी अनुक्रिया जो है उत्सर्जित अनुक्रिया, इसको हम बोलेंगे। उत्सर्जित अनुक्रिया, इसमें जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक नहीं होता, किंतु अनुक्रिया करने के बाद उद्दीपक प्रकट होता है या उद्दीपक का जन्म होता है। जन्म मैंने आपको बताया था ना, प्रसूत। ठीक है, ठीक है, इसी को कहते हैं क्रिया प्रसूत या उत्सर्जित अनुक्रिया। उत्सर्जित अनुक्रिया या आरएस थ्योरी कहते हैं, आरएस थ्योरी कहते हैं। अब देखिए जो आरएस थ्योरी है, आर का अर्थ है पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस। तो स्किनर जो है, स्किनर ने इस थ्योरी को एसआर थ्योरी को चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, इसको आरएस थ्योरी बना दिया कि पहले रेस्पॉन्स किया, जिसका चूहे ने और कबूतर ने किया था, रेस्पॉन्स किया और उस रेस्पॉन्स के बाद उद्दीपक का जन्म हुआ या उद्दीपक का प्रसूत हुआ या जन्म हुआ या प्रकट हुआ। ठीक है, अब देखिए आरएस समझ में आ गया, पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस। ठीक है, पहले प्रतिक्रिया और फिर उद्दीपक का जन्म होना। अब देखिए कि इस उत्सर्जित अनुक्रिया के बेस पर इन्होंने यानी स्किनर ने
उत्सर्जित अनुक्रिया को ही अपने प्रयोग में शामिल किया और इस अनुक्रिया के द्वारा ही उन्होंने प्रयोग किया और इसी को सर्वोपरि माना। इससे पहले अभी तक सारे जो सिद्धांत थे वो एसआर थ्योरी थी और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है आरएस थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, हमेशा पूछते हैं कि एसआर थ्योरी जो पहले थी उसको किसने बदला, किसने, आरएस थ्योरी में। तो आपका उत्तर होना चाहिए स्किनर। ये लिखवा देती हूं मैं इसमें। स्किनर ने अपने प्रयोग के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मैं इसमें इंपॉर्टेंट लगा रही हूं, अपने प्रयोग के माध्यम से उत्सर्जित अनुक्रिया जो हमने अभी पढ़ी थी, उत्सर्जित अनुक्रिया को ही सिद्ध किया था। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने, देखिए अलग रंग से लिख रही हूं मैं जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, को आरएस थ्योरी में बदल दिया। ठीक है, देखिए गाइस, आज का जो हमारा सिद्धांत है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक मुख्य बात मैं और आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से प्रचलित एसआर थ्योरीज जो चली आ रही हैं, जिनको हमने पहले पढ़ लिया, उनको किसने बदला है, आरएस थ्योरी में बदला है। लेकिन इसके लिए एक दो चीज महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि इसके अंतर्गत अगर पहले भी कोई भी जीव क्रिया करता है तो उसको हाथों हाथ प्रोत्साहन मिलना जरूरी। जिस प्रकार हम एक बच्चे को बोलते हैं बेटा ये काम कर दो तो आपको एक चॉकलेट देंगे, तो वो बच्चा एक काम कर देगा, फिर दोबारा भी वो हमारे लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इस व्यक्ति का काम करके दूंगा तो मुझे चॉकलेट बदले में मिलेगी। और इसी प्रकार अगर हम दूसरा सिद्धांत अपनाते हैं कि बच्चे को कहते हैं बच्चा ये काम कर दे, तो वो काम कर देगा, वो 10 दिन कर देगा, हम उसको कुछ नहीं देते, वो आगे से वो बच्चा हमारी बातों को कानों के नीचे देने लग जाएगा, यानी हमारी बातों को अनसुना कर देगा, कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो आज का जो हमारा सिद्धांत था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा और विद डायग्राम या फिर शॉर्ट में मैंने आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है कि इससे अधिक आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो मेरे जहाँ तक मेरी सोच है या फिर 100 या 99.9% इसी के अंतर्गत बनेंगे, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और लास्ट में आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।